हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैं हूँ झारखंड ठीक थ्योरी। कल मैंने चैप्टर 10 का अधूरा छोड़ा था, उसी को आज हम लोग पूरा करेंगे। चैप्टर 10 में आपका क्या था? मध्यकालीन झारखंड। ठीक, मध्यकालीन झारखंड के बारे में कल कुछ मैंने पढ़ाया था, तो आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जहांगीर कालीन झारखंड। ये आपका कब कितना ईस्वी में था? तो 1605 से 1627 ईस्वी में। ठीक, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य और झारखंड क्षेत्र के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जब मुगल बादशाह जहांगीर ने शासनकाल के दौरान क्या हुआ आपका? मुगल साम्राज्य और झारखंड के क्षेत्र के बीच संबंध एक नए अध्याय में आपका शुरू हो गया। ठीक, विशेष रूप से छोटा नागपुर के नागवंशी शासकों और पलामू के चोरोवंशी शासकों के संदर्भ में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका छोटा नागपुर खास का नागवंश। ठीक, इसमें आपका दिया हुआ है मुगल ऐतिहासिक ग्रंथों में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा जो कोकरा क्षेत्र पर शासन करते थे, कोकरा क्षेत्र पर आपका शासन करते थे, उन्हें जमींदार ए खान अलावा के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक, वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है हीरा खान का मालिक। जिसका अर्थ क्या है आपका? हीरा खान का मालिक। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरो प्राप्त करने की प्रक्रिया आपका क्या किया? प्राप्त करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक, इसमें आपका इसमें यह स्पष्ट होता है कि जहांगीर को कोकरा क्षेत्र की नदियाँ, विशेष रूप से शंख नदी में मिलने वाले हीरो की जानकारी थी और इसीलिए वह कोकरा के हीरा खदानों के नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। ठीक, जल्द ही जहांगीर को यह अवसर मिल गया कि कोकरों के नए शासक दुर्जन साल, मधुकरण शाह और उत्तराधिकारी ने सिंहासन पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और उन्हें वार्षिक कर का भुगतान करना बंद कर दिया। ठीक, मुगल बादशाह जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। कब किया गया? 1612 ईस्वी में। और उन्हें कोकरों के हीरा खदानों पर अधिकार करने का आदेश दिया। ठीक, लेकिन बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जफर का उनकी मृत्यु का भी बीमारी कारण उनकी मृत्यु हो गई वर्ष 1615 में। पुनः जहांगीर ने इब्राहिम खां आपका कौन था? तो नूरजहां का भाई था इब्राहिम खां। ठीक, इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बिहार का आपका सूबेदार नियुक्त किया। इब्राहिम खां ने एक सेना तैयार की और कोकरों के शासन दुर्जन साल के राज्य की ओर प्रवेश किया। ठीक, इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन साल और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन दुर्जन साल ने अधीनता स्वीकार करने में मना कर दिया। ठीक, दुर्जन आपका स्वीकार करने में क्या किया? मना कर दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं? अतः इब्राहिम खां द्वारा दुर्जन साल को बंदी बनाकर उन्हें हीरो और 23 हाथियों के साथ मुगल दरबार में भेज दिया गया। मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहे। कब आपका? 1615 से आपका 1627। ठीक, 12 वर्षों तक आपका कैद रहे। उसके बाद क्या हुआ? कोकरो अभियान से संबंधित सभी व्यक्तियों को बादशाह जहांगीर ने पुरस्कृत किया। बादशाह जहांगीर ने क्या क्या पुरस्कृत कर दिया। अभियान ने नेता इब्राहिम खां को 4000 मनसबदार बनाया गया। 4000 मनसबदार बनाया गया और उन्हें 5 जंग की उपाधि दी गई। ठीक, 5 जंग की उपाधि दी गई। जिस हीरो ने नागवंशी शासक दुर्जन साल के लिए दुर्भाग्य का कारण बना, वही उनकी मुक्ति का कारण भी बना। कोकरो विजय के तुरंत बाद शंख नदी में कोहिरा पाया गया। और क्या किया?
जिसकी कीमत 50,000 रुपये आंकी गई। उसकी कीमत आपका कितना, 50,000 रुपये आपका आंका गया। ठीक, उसके बाद आपका इब्राहिम खां द्वारा 1617 ईस्वी में कोकरह के खानों के जमींदारों से प्राप्त 9 हीरे बादशाह को भेजे गए। आपका जो कोकरो की खानों का जमींदार से प्राप्त जो 9 हीरा आपका मिला वो किसको भेजा गया, बादशाह को भेजा गया। इसमें से एक हीरा का वजन 14/1/2 टंक एवं उसकी कीमत से 1 लाख आंकी गई थी। 1 लाख उनकी कीमत आंकी गई थी, किसका, हीरा का कीमत। ठीक, जहांगीर कुली खां का पुत्र बहराम 1618 ईस्वी में बिहार से राजधानी आया। वो जहांगीर को कोकरों से प्राप्त हीरो दिए, कोकरों से प्राप्त आपका हीरा दे दिया। ठीक, 1627 ईस्वी में जब मुगल दरबार में एक हीरे की प्रामाणिकता को लेकर विवाद हुआ तो बादशाह जहांगीर ने हीरे के पारखी के रूप में प्रसिद्ध दुर्जन साल को ग्वालियर के किले से शाही दरबार में बुलाया। ग्वालियर किले से आपका शाही दरबार में बुला लिया गया। उसके बाद दुर्जन साल ने हीरे की सही पहचान की। उसके बाद उसका जो हीरे का सही पहचान किया किसने, दुर्जन साल ने। ठीक, प्रसन्न होकर बादशाह जहांगीर ने उन्हें शाह की उपाधि दी और उन्हें मुक्त कर दिया। और वे आपका जो दुर्जन साल ने हीरो की सही पहचान की उससे वो प्रसन्न होकर बादशाह जहांगीर ने उन्हें क्या किया, एक शाह की उपाधि दी और उन्हें क्या किया, मुक्त कर दिया। ठीक, इसके साथ ही जहांगीर ने उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस कर दिया। उनका जो खोया हुआ राज्य था वो उनसे खुश होके उससे वो भी उसे वापस कर दिया। अंततः दुर्जन साल ने 6,000 रुपये वार्षिक कर देने का स्वीकार किया, 6,000 रुपये। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पलामू के चेरो वंश के बारे में। पलामू के चेरो वंश, जहांगीर ने शासनकाल में मुगल और चेरो संबंधों में सौहार्द में कमी आई। वर्ष 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। बादशाह जहांगीर के आदेश पर उन्होंने पलामू पर आक्रमण किया। उसके बाद क्या किया, हालांकि 2 सप्ताह के भीतर अफजल खां एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए। अब 2 सप्ताह के भीतर क्या हुआ, अफजल खां जो थे वे पीड़ित हो गए। ठीक, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे यह अभियान अधूरा रह गया। जिससे क्या हुआ, यह अभियान जो चल रहा था वो अधूरा रह गया। उनके आक्रमण के दौरान पलामू के चेरोवंशी शासक अनंत राय थे। कब, उनके आक्रमण के दौरान पलामू के चेरोवंशी। ठीक, 1612 ईस्वी में अंतर राय की मृत्यु के बाद सहवल राय पलामू के शासक बने। जब अनंत राय की मृत्यु हो जाती है उनके बाद सहवल राय पलामू के शासक बने। कब, आपका 1612 ईस्वी में। ठीक, वे एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र सड़क ए आज़म पर चौपारण तक बढ़ा लिया था। ठीक, वे बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूटते थे, जिससे जहांगीर क्रोधित हुए। मुगल शासक काफिलों को लूटते थे, जिससे क्या हुआ, जहांगीर जो था वो क्रोधित हुए। ठीक, उन्होंने मुगल अधिकारियों को सहबल राय को पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया। आदेश अनुसार सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, जहां उनके शरीर को देखते हुए बादशाह जहांगीर ने उन्हें मनोरंजन के लिए एक बाघ से निहत्थे लड़ने को कहा। जहां उनके जो शरीर जो था उसको देखते हुए बादशाह जहांगीर ने क्या किया, मनोरंजन के लिए एक बाघ से लड़ने को कहा। इस असमान युद्ध में सहबल राय मारे गए। ये जो युद्ध हुआ असमान, इसमें क्या हुआ, सहबल राय की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु की खबर सुनने चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पादन मचाना शुरू कर दिया, जिसे मुगल अधिकारियों ने दबा दिया। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब वे सुनते हैं तो क्या होता है, चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों का उत्पादन मचाना शुरू कर दिया और मुगल अधिकारियों ने क्या किया,
उसको दबा दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका विष्णुपुर एवं पंचेत पर आक्रमण। विष्णुपुर और पंचेत पर आक्रमण। ठीक, जहांगीर ने शासनकाल में मुगलों का मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार कर लिया। विष्णुपुर पर आपका अधिकार कर लिया। बिहार के मुगल सूबेदार अफजल खान ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत में जमींदार वीर हमीर पर हमला किया। वीर हमीर ने बिना प्रतिरोध के सेनापति शेख कमाल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका 4 नंबर में है विद्रोही शहजादे खुर्रम। ठीक, ये आपका बाद का शाहजहां है का राजमहल आगमन। ठीक, मुगल बादशाह जहांगीर की आपका मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के राजनीति मामलों में हस्तक्षेप से परेशान होकर दक्षिण के सूबेदार शाहजहां खुर्रम ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। 1622 ईस्वी में आपका क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक, और वर्धमान होते हुए राजमहल पहुंचे। वर्धमान होते हुए भी वे कहाँ पहुंचे? राजमहल पहुंचे। ठीक, वहां बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम उनकी सेना से लड़ते हुए मारे गए। सूबेदार जो थे इब्राहिम सूबेदार, वे उनकी सेना से लड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई, मारे गए। ठीक, शहजादे खुर्रम ने राजमहल पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या किया? शहजादे जो खुर्रम थे वे राजमहल पर अपना अधिकार जमा लिया, कर लिया। ठीक, लेकिन बाद में बादशाह जहांगीर ने सामंजस्य स्थापित होने पर वे दक्षिण भारत लौट गए। जब सामंजस्य स्थापित हो गया तब वे कहाँ चले गए? दक्षिण भारत अपना लौट गए। ठीक, शाहजहां के शासनकाल में झारखंड, जब शाहजहां का शासनकाल था उस समय झारखंड, ये आपका 1628 और 58 ईस्वी में हुआ। ठीक, मुगल बादशाह शाहजहां आप के शासनकाल में मुगलों और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के बीच राजनीतिक संबंध इस प्रकार है। आपका मुगल बादशाह शाहजहां का जो शासनकाल था वो मुगलों और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के बीच आपका राजनीतिक संबंध कुछ इस प्रकार है। ठीक, जैसे सबसे पहले आपका 1 नंबर में आप लोग देखिए छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक शेरशाह। ठीक, शेरशाह दुर्जन साल जिन्हें जहांगीर ने कैद से मुक्त कर दिया था। दुर्जन साल जिन्हें जहांगीर ने क्या किया? कैद से अपना मतलब जो कैद से वे मुक्त कर दिए थे। 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरों लौट आए। फिर वे अपना जो राजधानी था वो कोकरों लौट आए। उन्होंने 1640 ईस्वी तक शासन किया और सुरक्षा कारणों से अपनी राजधानी को खुखरा से दोईसा स्थानांतरित कर दिया। खुखरा से आपका दोईसा स्थानांतरित कर दिया। 3 और पहाड़ियों और एक और नदी, 3 और पहाड़ियाँ और एक और नदी से घिरे होने के कारण यह स्थान राजनीतिक रूप से अधिक सुरक्षित था। दुर्जन साल ने अपनी नई राजधानी दोईसा में, अपनी जो नई राजधानी थी दोईसा में कई सुंदर भवनों का निर्माण कराया। कोई सुंदर भवनों का आपका निर्माण कराया, जिनमें नवरत्नगढ़ नामक राजप्रासाद सबसे महत्वपूर्ण था। जो नवरत्नगढ़ आपका नामक राजप्रासाद था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने मुगल बादशाह की तरह ही इस भवन में झरोखा दर्शन की व्यवस्था की। मुगल बादशाह की तरह इस भवन में आपका क्या किया? झरोखा दर्शन की व्यवस्था की, जहाँ राजा झरोखे से प्रजा को दर्शन देते थे, जहाँ राजा अपना झरोखे से प्रजा पर अपना दर्शन देते थे। दोईसा की वास्तुकला पर मुगल वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। दोईसा लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी रही। 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी रही क्या? दोईसा। ठीक, उसके बाद दुर्जन साल की मृत्यु के बाद रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी में ठीक नागवंशी शासक बने ईस्वी तक। ठीक, उन्होंने शासनकाल की शुरुआत में खानजादा ने नागवंशी राज्य पर हमला किया। रघुनाथ शाह ने मामूली कर के रूप में बादशाह शाहजहां को कुछ रकम देना स्वीकार कर संधि कर ली। ठीक, कुछ रकम देकर। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका पलामू में चेरो वंश।
2 नंबर में आपका सहवल राय के उत्तराधिकारी प्रताप राय पलामू के चेरो वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। कौन? आपका प्रताप राय, पलामू के चेरो वंश। ठीक है, उन्होंने शासनकाल में पलामू का चेरो राज्य अत्यंत समृद्ध था। पुराना पलामू किला उन्हीं के समय में निर्मित हुआ। उन्होंने शासनकाल में मुगलों ने पलामू पर कई बार आक्रमण किया। 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां को पलामू क्षेत्र जागीर के रूप में दिया गया। ठीक, जिसका वार्षिक कर 1,36,000 रुपये निर्धारित किया गया। कर की बढ़ी हुई राशि के कारण सूबेदार ने प्रताप राय से अधिक धन वसूलने का प्रयास किया। लगातार बढ़ती मांगों के कारण प्रताप राय ने कर देना बंद कर दिया। युद्ध में व्यस्त होने के कारण अब्दुल्ला खां कोई कार्रवाई नहीं कर सके। किसके कारण? युद्ध में व्यस्त होने के कारण। ठीक, उसके बाद 3 नंबर में है आपका शाइस्ता खां आक्रमण। शाइस्ता खां आक्रमण ये आपका शासक था आपका 1641 से 42 ईस्वी तक। ठीक, मुगल बादशाह शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त करके पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। कब? बिहार में नया सूबेदार नियुक्त करके। ठीक, पलामू पर अपना अधिकार करने का आदेश दे दिया। शाइस्ता खां अपनी सेना के साथ 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को पलामू के चेरो राज्य में आक्रमण हेतु रवाना हुए। जब मुगल सेना मार काट करती हुई पलामू किले के निकट पहुंची तो प्रताप राय ने संधि करना उचित समझा। प्रताप राय ने 80,000 रुपये देने और पटना में उपस्थित होने की बात स्वीकार की। प्रस्तावित राशि मिलने पर शाइस्ता खां 12 फरवरी 1642 ईस्वी को पटना लौट गए। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका जबरदस्त खां का आक्रमण। ये आपका कब? 1643 ईस्वी में चला था। ठीक, मुगल बादशाह शाहजहां ने 1643 ईस्वी को इतिकाद खां को बिहार का मुगल सूबेदार नियुक्त किया और पलामू के शासक प्रताप राय द्वारा पिछले वर्ष का वार्षिक कर के चुकाने के कारण उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। पलामू में सत्ता संघर्ष देखकर मुगल सूबेदार इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा। प्रताप राय ने 1,00,000 रुपये और 1 हाथी देने तथा पटना साथ चलने की बात स्वीकार की। कितना? आपका 1,00,000 रुपया और 1 हाथी। ठीक, मुगल सूबेदार इतिकाद खां की सिफारिश पर मुगल बादशाह शाहजहां ने प्रताप राय को 1 हजारी मनसबदार नियुक्त किया। पलामू को उनके अधिकार में रहने दिया गया और वहां का वार्षिक कर 1 करोड़ दाम निर्धारित किया गया। ठीक, यह समझौता मार्च 1644 ईस्वी में किया हुआ। ठीक, उसी वर्ष जबरदस्त खां मुगल दरबार गए, जहां मुगल बादशाह शाहजहां ने पलामू अभियान में उनकी सफलता के फलस्वरूप उन्हें 2 हजारी मनसबदार नियुक्त किया। शाहजहां ने पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्रताप राय की मृत्यु हो गई। कुछ महीने तक भूपाल राय पलामू के शासक रहे और उन्हें बाद मेदिनी राय पलामू के शासक बने। ठीक, सिंहभूम का सिंह सिंहभूम के सिंहवंशी राजा मुगलों के साथ निकट संपर्क में थे। मुगल बादशाह शाहजहां के शासन काल में सिंहवंशी शासक ने मुगलों को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। यह कर मुगलों को उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से प्राप्त होता था। ठीक, अन्य क्षेत्रीय राजवंश इसमें शाहजहां के शासन काल में मानभूम क्षेत्र
में मुगलों का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया। पंचायत के राजा वीर नारायण सिंह मुगलों द्वारा पराजित हुए और उन्हें अपना राजधानी बदलनी पड़ी। ठीक, इसके अतिरिक्त रामगढ़ राज्य भी मुगलों के प्रभाव से आ गया था। शाहजहां के समय में 1639 ईस्वी से बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल थी। बाद में बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल में से ढाका स्थानांतरित कर दी गई। राजमहल में केवल एक शाही टकसाल ही रह गई, एक शाही टकसाल आपका रह गया राजमहल में। ठीक, उसके बाद है आपका औरंगजेब कालीन झारखंड। ठीक, ये आपका 1658 से 1707 ईस्वी तक चला रहा। ठीक, मुगल बादशाह औरंगजेब ने नागवंश और चेरो वंश के साथ घनिष्ठ संबंध आपका स्थापित किया, जबकि झारखंड के अन्य क्षेत्रीय राजवंशों पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासकों में रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी तक ठीक प्रमुख थे। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका छोटा नागपुर खास नागवंश। ये आपका रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी में थे। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। रघुनाथ शाह का शासनकाल लगभग शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने शासनकाल में राज्य पर केवल 2 ही आक्रमण हुए। ठीक, एक मुगल आक्रमण जिसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर ने किया है। दूसरा पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय द्वारा, जो अपेक्षाकृत अधिक नुकसानदेह था। उसके बाद है आपका मेदिनी राय में राजधानी दोईसा को लूटा और नागपुर द्वार को पलामू के नए किले में लगवाया। रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर और हरि ब्रह्मचारी ने राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। रघुनाथ शाह धार्मिक और दानी स्वभाव के थे और उनके धर्मगुरु का नाम हरिनाथ था। धर्मगुरु का नाम क्या था? हरिनाथ था। ठीक, राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी तक। ठीक, राम शाह के औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध से और उन्होंने पलामू रीवा के सिंहभूम पर आक्रमण किए। ठीक, आक्रमण किया। उन्होंने रीवा और सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। राम शाह ने 1692 में मुगलों को 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में दिए। नागवंशी राज्य का कुछ हिस्सा उड़ीसा सूबा में जमींदारी भाग के अंतर्गत आता था, जिसकी मालगुजारी औरंगजेब को उड़ीसा के मुगल अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होती थी। रामशाह आक्रामक प्रवृत्ति के शासक थे। उसने पलामू, रीवा व सिंहभूम के राज्यों पर आक्रमण किया। उन्होंने रीवा एवं सिंहभूम राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। राम शाह के रीवा नरेश की पुत्री से उनके पुत्र एनी शाह का विवाह किया, जबकि सिंहभूम नरेश जगन्नाथ सिंह ने अपनी 2 बहनों का विवाह किया। ठीक, अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2 नंबर। ठीक, यहाँ पे आपका दिया हुआ क्या? पलामू के चेरो वंश। ठीक, पलामू के चेरो वंश। पलामू के चेरो वंश में मेदिनी राय सबसे शक्तिशाली शासक थे। में क्या? मेदिनी राय। ये आपका 1658 से 1674 तक। ठीक, उन्होंने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी और सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट की। औरंगजेब के दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने का आदेश दिया। दाऊद खां ने कोठी और कुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। कुंडा के शासक चुन राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तब उनकी हत्या कर दी गई। दाऊद खां चेरो राजधानी की और प्रवेश किए। मेदिनी राय ने मुगलों को
सालाना कर देना बंद कर दिया। मेदिनी राय को पूर्ण विश्वास था कि पलामू किला आक्रमण की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन दाऊद खां निर्विरोध पलामू में प्रवेश किया। तो ठीक, मेदिनी राय पलामू के चेरो वंशी शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक थे। सबसे शक्तिशाली आपका शासक थे। वे गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर स्वतंत्रता प्रिय चेरों की परंपरागत मुगल विरोधी नीति का उत्तर आए। ठीक, दाऊद खां अपनी सेना के साथ 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को पटना से पलामू के लिए रवाना हुए। वो बिना विरोध के पलामू में प्रवेश कर गए और 5 मई 1660 ईस्वी को उन्होंने कोठी के किले में अधिकार कर लिया। कोठी के किले में आपका कब अधिकार कर लिया? 5 मई 1660 ईस्वी को। ठीक, इसके बाद वो कुंडा के किले की ओर बढ़े। कुंडा के किले की ओर बढ़े। कुंडा के किले पर मुगलों ने 3 जून 1660 ईस्वी को अधिकार कर उसे नष्ट कर दिया। वर्षा ऋतु आ जाने पर भी दाऊद खां डटे रहे और कुंडा से 25 अक्टूबर 1660 ईस्वी को चेरों की राजधानी की ओर रवाना हुए। ठीक, उसके बाद है आपका 3 नवंबर 1660 ईस्वी को दाऊद खां तरहसी पहुंचे, जहां पलामू के राजा के मंत्री सूरज सिंह ने उनके समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा। ठीक, दाऊद खां ने इस प्रस्ताव की सूचना आपका औरंगजेब को भेजी। जो प्रस्ताव मिला वो सूचना आप क्या किए हुए? दाऊद खां ने औरंगजेब को भेजी और शाही उत्तर आने का युद्ध विराम की घोषणा की। ठीक, युद्ध विराम की घोषणा की। दुर्भाग्यवश युद्ध विराम के दौरान ही पलामू के कुछ लोगों ने एक शाही काफिले को लूट लिया। दुर्भाग्यवश क्या हो गया कि युद्ध विराम के दौरान ही पलामू के कुछ लोग ने क्या किया? शाही काफिलेदार को लूट लिया, जिससे बात बिगड़ गई। जिससे ये जो बात आपका चल रहा था ये बिगड़ गया। ठीक, दाऊद खां पलामू की राजधानी के निकट तक बढ़ आए, जिससे विवश होकर मेदिनी राय किले से बाहर निकलकर युद्ध की तैयारी करने लग गए। ठीक, इसी बीच औरंगजेब का आदेश आया कि मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। आपका आदेश आया कि मेदिनी राय जो उनको इस्लाम धर्म उनको स्वीकार करना होगा और वास्तव में प्रस्ताव की रकम देनी होगी, तभी उन्हें राजा पद पर बने रहने दिया जाएगा। अगर वे ये सब करेंगे तभी उनको उनका जो राजा पद था वहाँ पे बने रहना दिया जाएगा, अन्यथा पलामू किला ध्वस्त कर चेरो राज्य को कब्जा कर लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद है आपका मेदिनी राय ने औरंगजेब की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। जो औरंगजेब का जो शर्त था उसको मानने पर साफ इनकार कर दिया और अंतिम सांस तक युद्ध करने की घोषणा की। ठीक, पलामू के नए किले के निकट औरंगा नदी के तट पर चेरो और मुगलों का आमना सामना हुआ। क्या हुआ? आमना सामना हो गया। चेरो बहुत बहादुरी से लड़े। अब चेरो क्या किए? बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटाना पड़ा। उन्होंने क्या किया? बहुत बहादुरी से अपना हिम्मत दिखाया, लड़ा, लेकिन क्या किया? वो मुगल सेना को अपने सामने से टिका नहीं पाए और वे क्या किए? पीछे हटना पड़ा उनको। ठीक, चेरों में से कोई मारे गए और घायल हो गए। अब चेरों में से क्या हुआ? कोई मारे गए और कोई घायल हो गए और बचे हुए चेरों में से कुछ ने जंगलों में और कुछ पुराने किले में शरण ले लिया। उसके बाद है आपका मेदिनी राय ने नए किले से कीमत सामानों के साथ महिलाओं और बच्चों को जंगल भेज दिया। मेदिनी राय अटूट विश्वास करते रहे कि नए किले पर हमला नहीं किया जा सकता है। नए किले पर आपका हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन जब मुगल नए किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए तो वह भी किले के गुप्त द्वार से जंगल की ओर भाग गए।
जंगल की ओर क्या हुए, भाग गए। बाद में उन्होंने सरगुजा में शरण ली, सरगुजा में शरण ले लिया। इस तरह पुराने और नए दोनों किलों पर मुगलों ने कब्जा कर लिया और चेरों की पूरी राजधानी पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। दोनों ओर से आक्रमण की नीति दाऊद खां की सफलता के कारण बनी सफलता के कारण आपका बना। उसके बाद क्या, पलामू विजय दाऊद खां के सैनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, महत्वपूर्ण आपका उपलब्धि थी। ठीक, उसके बाद आता है आपका पलामू के किलों के पतन के बाद लड़ाई लगभग समाप्त हो गया, पतन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई लगभग आपका समाप्त हो गई। ठीक, बहादुर चेरों ने देवगन किले के पास एक बार फिर मोर्चा लिया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और देवगन किले पर शेख सफी ने आसानी से कब्जा कर लिया। पलामू विजय के बाद दाऊद खां ने वहां कुछ दिन रहकर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। इसके बाद दाऊद खां पटना लौट गए। इसके बाद दाऊद खां क्या किए, पटना लौट गए। लौटते समय दाऊद खां पलामू किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गए। जब वे लौटे वापस पटना तो अपने साथ वे क्या, सिंह द्वार अपने साथ वे ले गए और उसे उन्होंने दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में लगवाया। दाऊद नगर मतलब औरंगाबाद जिला में क्या किया, अपनी गढ़ी में लगवा दिया। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने पलामू से लूटे गए सामान को औरंगजेब के पास भेजा। पलामू से जो लूटा गया जो सामान सब था वो औरंगजेब के पास भेजा गया, जिससे 2 हाथी भी शामिल थे। औरंगजेब ने पलामू अभियान के नेता दाऊद खां को 50,000 रुपये मूल्य के मोतियों की एक माला के खिल्लत भेजा और औरंगाबाद जिला स्थित अमछा, मनोरा और गोह नामक स्थल उनके अधीन कर दिया। ठीक, उनके अधीन कर दिया। क्या क्या, आपका जो अमछा था, मोनरा और गोह नामक जो स्थल था उसको। पलामू अभियान में भाग लेने वाले अन्य लोगों को भी पुरस्कृत किया गया। अब जो पलामू अभियान में जो भाग लिए थे उनको भी वे पुरस्कृत कर लिया गया। मनकली खां का 22 अगस्त 1666 ईस्वी को पलामू से तबादला कर दिया गया और पलामू को सीधा बिहार के मुगल सूबेदार की देखरेख में रख दिया गया। मनकली खां के पलामू से जाते ही मेदिनी राय सरगुजा से पलामू लौट आए और अपने खोए हुए राज्य का पर अधिकार कर लिया। ठीक, मेदिनी राय ने शीघ्र ही पलामू का आर्थिक दुर्व्यवस्था से निकालकर समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित किया और मुगल आक्रमण से नष्ट पलामू की दिशा को सुधारने का काम किया। जल्द ही पलामू अत्यंत समृद्ध हो गया। आज भी पलामूवासी मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में याद करते हैं। मेदिनी राय के अधीन पलामू की सुधरी हुई दशा को देखते हुए औरंगजेब ने पलामू को उनके अधीन ही बने रहने दिया। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। अब 1674 ईस्वी में क्या हुआ, मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारियों के नाम रुद्र राय, ये आपका 1674 से 80 ईस्वी में था। ठीक, फिर दिक्पाल राय 1680 से 97 ईस्वी, फिर साहेब राय जो 1697 से 1716 ईस्वी तक। ठीक, तो यहीं हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है। कहीं यहाँ पे आपका दिया हुआ है शक्तिदायी विचार। एक विचार ले लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, उसके मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तो ये आपको समझ में आ गया शक्तिदायी विचार। तो ये सब
ध्यान में रखिएगा। ये किसने कहा था? आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, तो चलिए आज का हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और जो जो ये बुक नहीं लिए हैं तो ये बुक आपका थ्योरी और MCQ दोनों आपको बुक स्टोर में मिल जाएगा, तो ये दोनों आप लोग ले लें। ठीक, अब तो चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।